So in our last video, we have explained about in general guidelines of housing loan. Now there are some other concepts also which you need to understand for the understanding the concept of entire housing loan, like takeover, top up. Then there is when you are when you are financing for a resale property. So all those small things you need to understand, which we will be covering in this video. But before starting this video, if you feel like we bring value to you by any means, then please do consider subscribing to this channel and do not forget to share this video among your colleagues. So let us start this video. Sir, in case of takeover proposals, we also do consider top-up, giving the top-up facility. So in case of takeover proposals, in general, what are the things that we need to look upon? So sir, this is also very good scheme of our Bank of Maharashtra कि टॉप अप इज देयर, वी हैव टॉप अप. तो टॉप अप हम कहाँ पे दे सकते हैं. जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनको हमने हाउस लोन दिया है और उनका 1 साल पूरा हो गया है लोन लेकर के और प्रॉपर्टी उनकी रेडी है, मतलब प्रॉपर्टी शुड बी रेडी मूविंग जी, और उनका 1 साल का रीपेमेंट हो चुका है और वो अच्छे से हुआ है, उसमें कोई डिलीवरेंसी नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम टॉप अप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं. उसके अलावा अगर हम कोई लोन टेक ओवर कर रहे हैं, टेक ओवर के साथ भी हम उसको टॉप अप दे सकते हैं, क्योंकि टेक ओवर में तो हम ऑलरेडी 1 साल का वो रिपेमेंट देखते ही है, तो वहाँ पे हम इमीडिएटली जब हम टेक ओवर कर रहे हैं तो साथ में टॉप अप दे सकते हैं. तो टॉप अप का अमाउंट कितना रहेगा वो हमारा चेक करने का तरीका वही है सर कि हम सर कैन बी गो फॉर एन एक्सप्लेन. यस 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 यस. तो सर सपोज हम सिनेरियो 1 लेते हैं इन केस ऑफ टेक ओवर. हाँ, दिस इज आवर टेक ओवर केस. जी सर. तो सिनेरियो 1 लेते हैं जिसमें कि वी सपोज ABC बैंक है, देयर द लोन सैंक्शन अमाउंट वाज 110 रुपीज. ठीक है, ओके. एज ऑन टुडे द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 100 रुपीज. यस, ओके. सो आज के डेट में इफ वी आर गोइंग टू फाइनेंस दिस लोन फॉर टेक ओवर, देन वी विल बी कंसिडरिंग दिस 100 रुपीज विच इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. यस, करेक्ट. नाउ दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच इज 100 रुपीज, इसमें फर्स्ट वी विल बी कंसिडरिंग कि इसमें 12 मंथ्स का EMI इज पेड. ये हमको सर जितना भी टेक ओवर करना है हमें, हाँ, तो सभी का देखना है हमें कि हमारा लास्ट 12 मंथ का, मतलब लास्ट का जो हमने रीपेमेंट है उसमें किया है, इट शुड बी विदाउट एनी डिले और एनी डिफॉल्ट. तो वी हैव टू चेक दिस थ्रू सिबिल ऑल्सो. सिबिल से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, और सिबिल के अलावा हमारे पास जो लास्ट 1 साल का स्टेटमेंट है जहाँ से वो पेमेंट हुआ है, और तो लोन अकाउंट का स्टेटमेंट भी हम चेक कर सकते हैं, जहाँ से वो पेमेंट कर रहा है वो स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई चेक्स डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे हो, कोई ECS बाउंस नहीं हो रहा हो, तो वो विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट वो पेमेंट हुआ है. अगर वो चीज़ें ओके हैं, 12 महीने का डिफ़ॉल्ट नहीं है उसके अंदर, तो वी कैन गो फॉर दिस फाइनेंसिंग दिस 100 रुपीज. हाँ, 100 रुपीज वी कैन टेक ओवर दिस. तो नाउ वी आर नो अवेयर कि हमें ये 100 रुपीज फाइनेंस करना है. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा सर? हमें इसका RV निकालना पड़ेगा. हमें प्रॉपर्टी का RV निकालना पड़ेगा सर, मतलब वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा हमें. तो देन वी हैव टू गो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. उस वैल्यूएशन में जो भी RV आएगी, तो सपोज इस केस में RV आती है 200 रुपीज. इन दिस केस सपोज RV कम्स 200, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 200 का 75% निकालना पड़ेगा. हाँ, बिकॉज LTV नॉर्म्स हमें इसमें फुलफिल करने हैं, और LTV नॉर्म जो अपने हैं वो अबव 100 रुपीज़ के लिए, अबव 1 CR के लिए 75% ऑफ LTV है, RV है. तो RV यहाँ पे 200 रुपये है, तो 75% ऑफ RV हम निकालेंगे, तो इट कम्स आउट टू 150. तो 150 आप उधर लिख दीजिए सर. तो 150 दिस इज द अमाउंट फॉर विच लोन कैन बी सैंक्शन बेस्ड ऑन दिस RV. तो जो RV इसका आया उसमें 150 का लोन हम इसको दे सकते हैं. अभी क्योंकि इनका जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो 100 रुपीज़ ही है, तो 100 रुपीज़ सैंक्शन कैन बी डन ईजिली, बिकॉज उनका जो RV है वो काफ़ी अच्छा है. तो देयरफॉर सैंक्शन अमाउंट विल बी 100 रुपीज. हाँ, दिस इज द टेक ओवर अमाउंट. दिस इज द टेक ओवर अमाउंट, सैंक्शन लिमिट. सर इस केस में वी हैव टेकन दिस 75% बिकॉज यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीज. दिस इज बिकॉज अवर लोन अमाउंट इज ग्रेटर देन 75 लाख. अगर वो 75 लाख से कम होता, हाँ, तो फिर हम 80% ऑफ LTV का हम वो RV का देख सकते थे. ओके. हाँ, सिंस द लोन अमाउंट इज मोर देन 75 lakhs, बिकॉज जो हमारा LTV रेशियो है इट इज फॉर लोन अमाउंट. ओके. तो अप टू 75 लाख वो हमारा 80% है,
और अबव 75 लाख के ऊपर वो 75% है। तो 1 करोड़ या यू कैन से ग्रेटर देन 75 lakhs है। Yes, yes. इसके लिए वी आर कंसीडरिंग दी 75% Yes, एज पर आरबीआई गाइडलाइन। Yes, yes. हैड इट बीन लेस देन 75 lakhs तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 75% वी वुड हैव टेकन 80%। Yes, sir. करेक्ट? Correct. ओके, नाउ एज अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सैंक्शन लिमिट जो है दिस विल बी कम डाउन टू 100 रुपीज। 100 rupees. नाउ अगर फाइनेंशियली आल्सो बोरोवर, जैसा हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था कि फाइनेंशियली आल्सो इफ बोरोवर इज एलिजिबल फॉर 100 रुपीज लोन या मोर देन 100 रुपीज लोन, तो उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है आरबी और सैंक्शन लिमिट में विच कम्स टू 150 माइनस 100 रुपीज विच कम्स टू 50 रुपीज, so this will be his top up amount. This can be, अगर उसने मांगा है top up This can be his top up amount. top up है। हाँ, बट इसमें एक और सिनेरियो आता है विच इज सिनेरियो नंबर 2। इस केस में भी अगर सर सेम रहता है, इस केस में अगर हमने जैसा आपने बोला कि एबीसी बैंक है उसमें सैंक्शन था 110 रुपया, आउटस्टैंडिंग इज 100 रुपीज, एंड इन केस में अगर दूसरे इस केस में इफ वी हैव डन द वैल्यूएशन एंड आरबी कम्स टू सपोज 500 रुपीज, हाँ, आरबी कम्स टू 500 रुपीज, तो इस केस में अगेन वी विल डू, अगर प्रॉपर्टी अमाउंट इज ग्रेटर देन 75 लाख रुपीज तो विल गो फॉर 75%, इफ इट इज लेस देन 75% विल गो फॉर 80%। हाँ, तो इस केस में मान के चलता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 75 लाख रुपीज, तो उस केस में हमें ये 500 का 75% करना पड़ेगा। Yes. बराबर है, विच कम्स टू 225 रुपीज। सो डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया सर हमारा? डिफरेंस कम्स टू 225 माइनस 100 विच कम्स टू 125 रुपीज। हाँ, तो इस केस में क्या हम इसको पूरा दे सकते हैं क्या 125? हाँ, तो सर अपना जो गाइडलाइन है, इस पर जो लेटेस्ट गाइडलाइन है जी, उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर जो लोन हमारा, जो ये वाला लोन है हमारा, दिस लोन, आप हाँ इसको हेड करेंगे प्लीज, ये वाला, हाँ, ये जो लोन है जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं, अगर ये लोन को हमारा 2 साल कंप्लीट हो चुका है तो फिर हम 200% ऑफ हाउसिंग लोन अमाउंट, तो जो सैंक्शन अमाउंट है हमारा उसका 200% ऑफ सैंक्शन अमाउंट, सैंक्शन अमाउंट दिस 110 रुपया। यस 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 2% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट विच इज 200% ऑफ 110 रुपया। हाँ हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। यस, इफ द लोन टेन्योर इज मोर देन 2 years। 2 ईयर। हाँ, हाँ, और अगर लोन टेन्योर जो है वो 2 years से कम है और 1 साल से ज़्यादा है, तो अच्छा, फिर इफ इट इज बिटवीन ग्रेटर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 2 ईयर्स, years, हाँ, तो फिर हम देंगे उसको 125% ऑफ सैंक्शन अमाउंट ऑफ 110 रुपये। हाँ, तो दिस इज एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस। एज पर लेटेस्ट यस, इस हिसाब से वी कैन डिटरमाइन हिज लोन अमाउंट। लोन अमाउंट यस, बिकॉज अगर क्योंकि आरबी कुछ प्रॉपर्टी जैसे बहुत अच्छी प्राइम प्रॉपर्टीज होती है तो वहाँ पे आरबी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो हम किसी भी केस में 200% ऑफ लोन अमाउंट से ज़्यादा उसको नहीं दे सकते। हाँ, इसके बाद सर देयर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज, जब भी हम उसको लोन दे रहे हैं तो साथ में वी ऑल्सो फाइनेंस फॉर हिज इंटीरियर्स। इंटीरियर्स, तो उस केस में थ्रू एक्सप्लेनर वीडियो हम समझते हैं कि उसको हम हाउ कैन वी फाइनेंस टू फॉर इंटीरियर प्रोजेक्ट। ये सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बताया, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लोग परचेज कर रहे हैं मकान, तो वहाँ पे इंटीरियर्स बहुत ज़रूरी हो गए, क्योंकि थोड़ा सा वो आपके मकान की लुक एंड फील बढ़ा देता है, और उसके अलावा आपको एक सफिशेंट स्पेस मिल जाता है घर के अंदर रखने के लिए। और अगर चाहे वो मॉड्यूलर किचन हो, चाहे वो घर के इंटीरियर्स हो, मतलब उससे क्या है ना, आपका घर का एक तो आपका घर एनहांस हो जाता है एकदम से, तो वो बड़ा ज़रूरी है और आजकल सब लोग उसको कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए भी अपने बैंक ने थोड़ा सा फाइनेंस बढ़ाया है। तो उसमें क्या पॉलिसी है सर कि जो भी हमारा एग्रीमेंट वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारा एग्रीमेंट वैल्यू इज 1 करोड़, दिस वी आर डिस्कसिंग फॉर इंटीरियर जो हम दे सकते हैं। हाँ, इंटीरियर्स एडिशनल जो हमारा जो हम फंडिंग कर रहे हैं हाउसिंग एडिशनल फंडिंग ये हम कर सकते हैं। दिस इज फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन आल्सो, दिस इज available for under construction also, but because it is only applicable after your possession of the flat, because अगर आपका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे आप ये अगर ये लेंगे भी तो उसमें आप उसको एक्सपेंस को नहीं कर पाएंगे। तो वंस यू आर एट पोजीशन लेवल तभी आप इसको इनकर्ट कर सकते हैं। बेसिकली फॉर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और रीसेल प्रॉपर्टी के लिए, yes, यहाँ पे दे आर आल्सो लुकिंग फॉर इंटीरियर्स। yes, वहाँ पे हम इसको कैसे दे सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। यस, तो सपोज इसमें एग्रीमेंट टू वैल्यू है, कॉस्ट है वो आती है 100 रुपीज़ मान लेते हैं। ओके, तो हमारा पॉलिसी कहता है कि जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू है हाँ, उसका 10%
10% of 100 rupees. हाँ, ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू, और 25 लाख एक लिमिट दी है 25 लाख की, मैक्सिमम 25 लाख हाँ, तो और maximum- 25 लाख, whichever is लोअर, हाँ, तो जो whichever लोग is lower. हाँ. दोनों में से जो लोअर है वो हम दे पाएंगे। तो अगर हम इस केस में देखेंगे तो 10% ऑफ 100 रुपीज़, 10 rupees. हाँ, इट इज़ द लोअर। तो हाँ. 10 लाख हम उसको दे सकते हैं फॉर इंटीरियर्स, फॉर द मॉड्यूलर किचन एंड फॉर ऑल अदर स्टफ्स जो उनको कराना है घर के अंदर। मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो घर के अंदर ही इनके फिटिंग्स होने वाले हैं वो सब के लिए, अगर किसी को टाइल्स चेंज करवानी है, बाथरूम की फिटिंग चेंज करानी है, या फिर इंटीरियर्स कराना है अच्छा सा, या फिर मॉड्यूलर किचन बनवाना है, तो वो सभी पर्पज इसके अंदर मिस्टेरियस में हम कर सकते हैं। तो therefore 100 plus 10 rupees. हाँ, तो 110 रुपए वी कैन फाइनेंस. नहीं 100 मतलब जो भी फाइनेंस हम करेंगे ना, बिकॉज 100 इज द एग्रीमेंट वैल्यू ना, हाँ. तो एग्रीमेंट वैल्यू का अभी 90% आप कर लीजिए, मतलब 90 हाँ, रुपीज। ओके सॉरी, मतलब 90 plus 10. हाँ, तो 90%। 100 रुपीज वी 100 कैन रुपीज, यस, फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट. और प्रोजेक्ट कॉस्ट में हो जाएगी अपनी 100 प्लस 10 और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज मतलब 100 प्लस वो हमने किया ना ऐड, जो भी उसका एक्सपेंस रहेगा उसका, हाँ. जितना भी उसका एक्सपेंस रहने वाला है वो 100 रुपीज़ में ऐड हो जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट वैल्यू 100 ना, तो जो भी उसका कॉस्ट रहने वाला है उसका एक्सपेंस का, मान लीजिए उसका 15 रुपीज़ का और लगने वाला है, तो 100 प्लस 15, तो 115 इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो फॉर दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट वी आर फाइनेंसिंग 100 रुपीज़। ओके. देन सर एक और कॉन्सेप्ट था एनआरआई से रिलेटेड. हाँ, एनआरआई। तो फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या वेदर वी कैन फाइनेंस लोन टू एनआरआईज, और इसके बारे में सर हमें ज़रा बताइए. हाँ, तो एनआरआईज बड़ा ही अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के एनआरआईज बन चुके हैं और बाहर रहते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, और इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए उनको फिर वो एनआरआई स्टेटस लग गया है, तो उनकी गाइडलाइंस भी थोड़ी सी वैसी हो जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है अपने, जो हम फाइनेंशियल के लिए मांगते हैं, तो दे आर सेम है जो हमारा सैलरी का है, तो उनका भी हमको, अगर कोई एनआरआई है, पीआई है, ओसीआई है, तो सभी के लिए वो लोन, हाउसिंग लोन अप्लाई कर सकते हैं। और उनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर इंडिया में होना चाहिए जो को एप्लीकेंट या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर रहेगा। तो दैट इज़ अ मैंडेटरी गाइडलाइन कि कोई भी उनके साथ को एप्लीकेंट जो कि इंडिया में रहने वाला है वो मस्ट है। अगर पीओए कोई है तो पीओए शुड बी एडेड एज अ को एप्लीकेंट द लोन। तो ये गाइडलाइन है। उसके अलावा जो एनआरआई है, उनके पेपर्स की मैं बात करूँ, जो फाइनेंशियल पेपर खाली हमें चाहिए होते हैं वो है उनका 3 महीने का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट, और लास्ट 2 साल का उनका आईटीआर हमको चाहिए होता है। अब आईटीआर क्योंकि वो जब बाहर रहते हैं उस दूसरी कंट्री में है, तो वहाँ पे जो भी वो डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं एज आईटीआर, जैसे हम इंडिया में आईटीआर फाइल करते हैं, तो बाहर भी इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जैसे यूएस के अंदर हम बात करें तो फॉर्म W2 होता है, तो वो हम अगर फाइल करते हैं तो वो 2 साल का डॉक्यूमेंट हम उनका ले सकते हैं वहाँ से, और उनका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए अब्रॉड में। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है, स्पेशल डॉक्यूमेंट जो हमें लेने होते हैं। अभी इसमें पहले मैं बात करूँगा पावर अटॉर्नी के लिए, क्योंकि पावर अटॉर्नी डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि जैसा एक एनआरआई है और वो अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने बिहाफ पे अपने किसी भी रिलेटिव को वो पावर देता है, या फिर अपने किसी पीओए होल्डर को वो पावर देता है कि आप मेरे बिहाफ पे आप लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लीजिए, या फिर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो उसके लिए हमको पीओए जो है, हमारा एक स्पेसिफिक बैंक का फॉर्मेट है पीओए का, तो वो पीओए का फॉर्मेट उसका होना चाहिए, और वो दैट पीओए पावर अटॉर्नी जो है इट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो दैट इज़ अ गाइडलाइन। अगर एनआरआई इंडिया में ही है तो वो पीओए को रजिस्टर कर देगा। अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो पीओए वहाँ पर, जहाँ पर भी ओवरसीज़ कंट्री में, वहाँ से वो उनके एम्बेसी से उसको काउंटर साइन कराएंगे, और फिर वो जब इंडिया में उसको भेजेंगे तो इंडिया में आने के बाद वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा। उसी के बाद उस पर हम उसको अपने पास एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल डॉक्यूमेंट मतलब जो एप्लीकेबल है एनआरआई केस में, वो उनका पासपोर्ट है, उनका वीज़ा है, देन उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो है, उसके अलावा उनका अकाउंट स्टेटमेंट है, उनका सैलरी स्लिप है, उनका लोकल एड्रेस प्रूफ है। लोकल एड्रेस प्रूफ उनका लाइसेंस भी हो सकता है, उनका जहाँ पे वो घर पे रहते हैं उसका कोई लोकल टेनेंसी का प्रूफ है वो भी हो सकता है, या फिर उनके अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर भी उनका घर का एड्रेस होता है, तो वहाँ से भी वो लोग उसको ले सकते हैं। तो ये मतलब लोकल एड्रेस प्रूफ हो गया, उनका फाइनेंशियल, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, उनका सैलरी स्लिप, उनका अकाउंट स्टेटमेंट, उनका वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा। दीज डॉक्यूमेंट शुड बी countersigned by, these documents are attested by, to be attested by
एम्बेसी ऑफ दैट इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री। मतलब अगर कोई यूएस में रहने वाला है तो वो यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ से वो डॉक्यूमेंट हमारे पास साइन करके भेजेगा, और ओरिजिनल पेपर हम रखेंगे अपने पास लोन के अंदर, किट के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट हमको लेके रखने हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर कोई सी फेयर्स है, बिकॉज सी फेयर्स होते हैं, तो सी फेयर्स के केस में हमें एक डॉक्यूमेंट होता है CDC। तो CDC शुड बी टेकन इन केस ऑफ सी फेयर्स। कोई मर्चेंट नेवी की केस होता है तो वहाँ पे CDC एक उनका बनता है डॉक्यूमेंट, जिसको हम जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मर्चेंट नेवी। ओके। तो ये डॉक्यूमेंट हमको एडिशनल मर्चेंट नेवी केस में लेना होता है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू टेक। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि जब हम NRI का कोई लोन करते हैं तो दैट NRI शुड मेंटेन अ NRI अकाउंट विद अवर बैंक। ओके। तो ये भी अभी गाइडलाइन है कि NRI का एक NRI अकाउंट हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। और दूसरा है सिविल, जो हम ट्रेड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेते हैं ना, CIR, तो दैट शुड बी हमें जो उनका ओवरसीज़ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो वहाँ का भी हमें एक ओवरसीज सिविल हमें लेना है। तो एक CIR हम इंडिया का लेते हैं जो कि हम निकालते हैं अपने पास, और एक हमें CIC अब्रॉड का ओवरसीज़ का भी रेफ़र करना है कि उनका कोई अब्रॉड में कोई लोन नहीं चल रहा है। अगर कोई लोन का अब्रॉड चल रहा है तो उसका भी रिडक्शन हमें ड्यूली अपनी ऑब्लिगेशन में लेना होता है। ओके। बिकॉज जो भी सिबिल हम निकालेंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड ओनली फॉर इंडिया डेटाबेस। हाँ, जो बाहर के लिए हैं दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो इसलिए हमें ओवरसीज एक CIR भी लेना है, और जो भी उनकी ऑब्लिगेशन अगर वहाँ पे है तो दैट ऑल्सो भी टेकन एज ऑब्लिगेशन इन अवर एलिजिबिलिटी पार्ट। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब एज पर जो हमारी गाइडलाइंस है तो इट इज मोर और लेस सेम। तो एक और चीज़ पूछना था सर, ये जो सब आपने बताया कि वो नोटराइज कराना पड़ेगा एंड देन एम्बेसी से उनको सारे अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे, तो ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विल बी कमिंग थ्रू शिपमेंट और मेल से भी चलेगा? नहीं, वो सब डॉक्यूमेंट थ्रू कुरियर भी आना चाहिए हमारे पास, बिकॉज उनका ओरिजिनल कॉपी हमको रखना है। वो ईमेल पे अगर वो भेजते हैं तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, तो उनका ओरिजिनल भी हमको मिल लेना है। वो जैसे वो मेल का मतलब कुरियर कर दें, या फिर अगर कोई आ रहा है इसको लेकर आ जाए, बाकी तो कुरियर करेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। तो वो हमको वैसा लेना है। So this was the concept of financing to non-residential Indians or PIO or OCI, whatever you can say. Yes. Or you know even people who are working in merchant navies. Now next sir, हमारे पास एक और क्राइटेरिया है फ्लेक्सी होम लोन स्कीम। तो इसका एक शॉर्ट बता दीजिए सर कि इसमें एडिशनल क्या क्या चीज़ें कस्टमर को बेनिफिट। फ्लेक्सी लोन जैसा नाम सुना लगता है, इट्स फ्लेक्सी लोन मीन्स इसमें क्या है ना कि जितना हमारे पास हमने हाउस लोन दिया है किसी भी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सी लोन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रॉपर्टीज दैट आर रेडी पोजीशन। ओके। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लेक्सी लोन अलाउड नहीं है। ओके। और दूसरा इसमें जो फीचर है उसका ये है कि जितना मतलब फ्लेक्सी लोन में क्या है ना, एक हाउसिंग के साथ लिंक एक सेविंग खुलता है अकाउंट, और सेविंग में कैसा है कि सेविंग जितना आप बैलेंस मेंटेन करेंगे, इट इज़ बेसिकली फॉर कैश विद पीपल जिनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है और वो उसको यूज़ करते रहते हैं। तो अगर आप उस जो लिंक सेविंग आपने खोला है उस लिंक जितना आप उसमें मेंटेन करेंगे बैलेंस, समझिए आपका लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 CR है, और आपने उस लिंक के अंदर अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपये रखा हुआ है अपना मेंटेन, तो उतना अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मतलब जो आपका लोन है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ मतलब 1 CR है, तो खाली 90 लाख के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। वो जो 10 लाख रुपये आपने वहाँ पे रखा हुआ है उस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होने वाला है। Basically it's a kind of interest benefit to the customer. Yes, interest, which is very beneficial in the long term. Yes. बिकॉज अगर आप जो आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो उसमें आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रिंसिपल आपके लोन से जा रहा है। तो जो लोग थोड़ा सा कैश रिच है या फिर थोड़ा उनके पास पैसा रहता है, या फिर जो लोग अपने पैसे को थोड़ा यूज़ करते हैं कभी कभी और वो उनका रहता है मेंटेन, तो दीज पीपल कैन वेरी वेल यूज दिस प्रोडक्ट। एलिजिबिलिटी सेम रहती है। एलिजिबिलिटी सेम रहती है। इसमें एक जो चीज़ अलग है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट इस पर एप्लीकेबल है वो 0.25% एडिशनल होता है, जो हमारा नॉर्मल एप्लीकेबल रेट है उससे 0.25 एडिशनल होता है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग, बस ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें, बाकी सारा इट इज़ सेम और एज जो अपना नॉर्मल हाउसिंग लोन है। एक और मैं बोलूँगा ग्रीन लोन के बारे में। तो ग्रीन लोन क्या है कि द एनवायरनमेंट जहाँ पे थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं तो उन बिल्डिंग्स को वहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है एज अ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग में अभी बैंक ने क्या है कि वहाँ पे 0.1% का कंसेशन है एप्लीकेबल ROI के अंदर, जो बेस रेट से हमें जो हमारा सबसे बेस रेट है एज पर सिबिल उससे कम नहीं जाना है। लेकिन अगर हमारा किसी को भी थोड़ा ज़्यादा रेट लगता है तो उसमें 0.1 का पैसे का कंसेशन है
और ग्रीन लोन हमारा जो है हमारे वेरियस एजेंसीज है, जैसे लीड्स है, ग्रिया है, उनका रेटिंग के ऊपर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। अगर वहाँ से किसी को ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिला है तो वहाँ पे वो हम बेनिफिट ग्रीन बिल्डिंग वाला दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी बीएमसी, जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है, वो भी अगर किसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग क्लासीफाई करते हैं तो उस बिल्डिंग में अगर कोई फ्लैट परचेस करता है तो वहाँ पे भी हम ग्रीन बिल्डिंग वाला बेनिफिट, जो 0.1% कंसेशन वाला है बेनिफिट, वो कस्टमर को पास कर सकते हैं। और एक बेनिफिट इसमें ये है कि प्रोसेसिंग फीस जो है उसकी लोन के लिए वो वेव्ड ऑफ। Okay. So these were the two basic criteria of the housing loan. Green loan और flexi loan जो आपने सुना, तो if you were not aware, तो I think इससे आपका concept clear हो गया होगा, and please do make understand the customer also the same concept and convince them for availing loan under these two schemes as well. तो basically सर एक और चीज़ था कि last but not the least is about charges, जो हम customers को charges लेते हैं। तो what are those charges which are applicable to customers? अच्छा, चार्जेस के लिए बात करें तो जो चार्जेस हमारे हमेशा रहते हैं, फर्स्ट इज आवर स्टैम्प ड्यूटी जो हम लेते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी इट इज एज पर द स्टेट। हाँ, महाराष्ट्र में इट इज 0.30% ऑफ द लोन loan अमाउंट, amount. और जो सैंक्शन अमाउंट जो हमने हुआ है उसका है वो। तो इट इज़ वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जैसे कि दिल्ली में ही नहीं है तो नॉर्थ के कुछ स्टेट्स वहाँ पे नहीं है, और महाराष्ट्र है और कुछ स्टेट में वो है। तो फॉर महाराष्ट्र इज 0.30%, और उसके अलावा एक NOI हम करते हैं तो दैट ऑल्सो बियर सम चार्जेस करेंटली 15,000 रुपीज़, और 0.5% ऑफ लोन अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो जनरली इसमें 15,000 इज ऑल्सो ऑलवेज कम्स टू बी ऑन द लोअर साइड। इसके अलावा लीगल और वैल्यूएशन जो होता है ना, उसका चार्जेस कस्टमर को पे करना होता है। देन ड्यू डिलिजेंस इज देयर, उसके बाद कुछ स्टैम्प ड्यूटीज होती है, स्टैम्प पेपर्स हम निकालते हैं 1,000-500 के, तो दैट टू बी बियर। और उसके अलावा जो एक चार्जेस रहता है वो है आपका इंश्योरेंस का, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का, तो दैट यू हैव टू लुक आफ्टर। तो वेन एवर यू आर कोटिंग ए चार्जेस टू अ कस्टमर, तो आप ध्यान रखिए उसमें कि आपका स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी कितना है, वो आप चार्जेस नोट कर लीजिए। देन नोटिस ऑफ इंटीमेशन का क्या आपका वो है, कल वहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट में पूछ सकते। देन योर लीगल एंड वैल्यूएशन चार्जेस कितना है वो आपको वहाँ पे लेना है हमसे। देन हमारा प्रोसेसिंग फीस एंड अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस, दो चार्जेस दैट बैंक, जो क्योंकि बैंक लेने वाला है तो ये बैंक के चार्जेस है। ये जनरली कभी कभी वेव ऑफ भी होते हैं अंडर सम क्राइटेरियाज में, कभी कभी कुछ हमारे कैंपेन चलते हैं तो वहाँ पे वो वेव ऑफ भी कर देते हैं। तो वो चीज़ एक बार चेक कर लीजिए जब भी आप कोट करते हैं रोड कस्टमर को कि हमारे प्रोसेसिंग में कुछ वेव ऑफ है क्या। और देन अकाउंट हैंडलिंग इज देयर, तो जो अपना प्रोसेसिंग है इट इज़ 0.25% ऑफ लोन अमाउंट, एंड 25,000 द मैक्सिमम अमाउंट जो कि इसमें चार्ज होता है। अगर वो लोन आपका 2 या 3 करोड़ का है तो उसमें 25,000 प्लस GST ही खाली मैक्सिमम चार्ज होने वाला है पर्सन की। और उस तरह से अकाउंट हैंडलिंग का भी यही है 0.1% ऑफ लोन अमाउंट, तो वो दोनों चार्जेस आपके रहेंगे। और देन लास्ट इज अगर प्रॉपर्टी आपकी रेडी मूविंग है तो दैट इंश्योरेंस, जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो आपको देखना है। और बाकी थोड़े माइनर से जो आपका ड्यू डिलिजेंस है सरसा ही है, एंड योर स्टैम्प पेपर चार्जेस, तो दैट टू बी। तो ऑल दिस चार्जेस आप एक बार देख लेंगे तो फिर एडिशनल इसमें कुछ और नहीं लगेगा। So these were the basic charges that is generally levied on customers, and which again changes from time to time. There are also waivers as said, sir. So you have to follow your bank's own policy and guidelines, and then you have to accordingly convey it to the customer. So this was the overall concept of housing loan. If you want to know something more details, then I would request you to please go and read the detailed circular of your respective banks. The things which we have discussed was in general. And hope this video was useful to you. I'm thankful to you, Tarun sir, Thank you for so much. coming to this podcast, and I hope इस podcast से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। Also आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, so again thank you so much from the bottom of my heart. I hope this video was useful to everyone. Yes, I also hope this video is useful. और अगर ये यूजफुल रहेगी अच्छी सर तो we will try for more also. Sure sir, So, sure. because Sure. education purpose is always better to share things with the people. So thank you so much. Our initiative was only to educate you people so that overall जो हमारा knowledge जो gap है वो improve हो जाए, and overall individual को as a whole and banking को as a whole जो वो उस बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो that उनका जो टर्न अराउंड टाइम है बिकॉज ऑफ ये नॉलेज गैप कम हो जाने से वो टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज हो जाए। Yes. थैंक यू सो मच। Thank you so much.